प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मुद्रा प्रमाण सिद्धांत के इस पार्ट 2 में आपका पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था कि मुद्रा प्रमाण सिद्धांत मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर के बीच के संबंध को व्यक्त करता है। मुद्रा प्रमाण सिद्धांत वस्तुतः मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर के बीच में प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध की व्याख्या करता है कि किस प्रकार से मुद्रा की पूर्ति बढ़ने पर कीमत स्तरों में वृद्धि होती है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जिसका नेतृत्व मुद्रा प्रमाण सिद्धांत के संदर्भ में इरविंग फिशर ने किया, उन्होंने अपना समीकरण दिया एम बी बराबर पीटी। एम बी मुद्रा की कुल पूर्ति है और पीटी मुद्रा की कुल मांग है। यदि इसमें साख मुद्रा, जिसमें चेक, बिल, हुंडी और उधार में किए गए लेन देन, शाख मुद्रा को शामिल कर लिया जाए तो यदि हम साख मुद्रा को M1 कहें तथा साख मुद्रा के चलन बल को V1 कहें, तो समीकरण कुछ इस प्रकार से बन सकता है जैसा स्क्रीन पे दिखाया गया है। MV पहले केवल MV बराबर PT था, अब MV प्लस MV1 प्लस V1 इक्वल टू PT। या यदि हम कीमत स्तर के संदर्भ में इसको सॉल्व करें तो MV प्लस MV1 V1 डिवाइडेड बाय T को हमने इसके ये दूसरी तरफ नीचे चला गया। इस समीकरण में बताया गया है कि किस प्रकार से जिन चरों को हम कांस्टेंट मान रहे हैं उनको एक जगह कर दें। तो यहाँ पर कांस्टेंट v और t है तथा v1 और t है। तो v1 v1 और t ये कांस्टेंट है। यदि इनको ये स्थिर चर है, यदि स्थिर चरों को रखें तो यहाँ पर वैसा ही निष्कर्ष, वैसी स्थिति निकल करके आ रही है जैसा कि फिशर के ओरिजिनल समीकरण में है। यदि यहाँ पर इस उपयुक्त समीकरण में V1 प्लस M1 V1 मुद्रा की प्रभावपूर्ण पूर्ति को सूचित करती है। V और V1 M1 V1 मुद्रा की पूर्ति का पक्ष है और PT मुद्रा का मांग पक्ष है, डिमांड फॉर P है। P यहाँ पर सामान्य कीमत स्तर है। मैंने पूर्व में बताया था कि सामान्य कीमत स्तर का अर्थ है सामान्य औसत कीमत स्तर वस्तुतः वस्तुओं के समूह की कीमतों का औसत को व्यक्त करती है। तो यहाँ पर MV बराबर PT में P एक निष्क्रिय चर है जबकि T पूर्ण रोजगार का स्तर पर कुल उत्पादन को व्यक्त करता है और पूर्ण रोजगार स्तर T बिंदु पर स्थिर है। मुद्रा ऐसी स्थिति में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करने पर कीमत स्तर में प्रत्यक्ष और अनुपातिक परिवर्तन होता है। अब यहाँ पे T को थोड़ा सा और डिटेल में देख ले। पूर्व में बताया गया था कि जो मुद्रा का चलन वेग है वो वस्तुतः एक वर्ष के दौरान मुद्रा की एक इकाई आर्थिक सौदों को संपन्न करने के लिए कितने हाथों से गुजरती है, इसको मुद्रा का चलन वेग कहते हैं। ऐसे ही V1 शाख मुद्रा का चलन वेग है। अब चलन वेग कितना होगा, एक मुद्रा की इकाई कितने आर्थिक सौदों को वर्ष भर के दौरान संपन्न करेगी, ये कुछ तत्वों पर निर्भर करेगा। वो कौन से तत्व है उनको हम थोड़ा सा संक्षिप्त में देखना चाहते हैं। पहला देखें, भुगतान की अवधि। भुगतान की अवधि
यहाँ पर हम इस बात की चर्चा करें कि मुद्रा का चलन वेग किन तत्वों से प्रभावित होता है। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है भुगतान की अवधि। ये भुगतान की अवधि दैनिक, महीने में 1 बार सैलरी मिल सकती है या वेतन मिल सकता है, दैनिक मिल सकता है, साप्ताहिक मिल सकता है। भुगतान की अवधि जितनी ज़्यादा होगी, V का मान कम और भुगतान की अवधि कम होने पर V का मान ज़्यादा होता है। जैसे मज़दूरी का मासिक भुगतान करने पर V इक्वल टू 12 होगा, जबकि दैनिक भुगतान करने पर यानी प्रतिदिन भुगतान करने पर 365 होगा, क्योंकि वो प्रतिदिन उन पैसों को खर्च करेगा। तो यहाँ पर अवधि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आर्थिक तेजी या मंदी से V का मान प्रभावित होता है। यदि देश में अर्थव्यवस्था में तेजी है, आर्थिक गतिविधियाँ बहुत तेज़ गति से बढ़ रही है, ग्रोथ रेट अच्छी है, तो फिर सौदे ज़्यादा होंगे और सौदे ज़्यादा होंगे तो V का मान ज़्यादा होगा, और मंदी की अवस्था में V का मान कम होता है क्योंकि सौदे कम होते हैं। व्यापारियों को उधार सुविधा बढ़ने पर व्यापारी यदि उधार देते हैं तो V का वैल्यू कम होगा, और व्यापारी यदि उधार कम देते हैं V का वैल्यू ज़्यादा होगा। आर्थिक विकास की विकसित देशों की अवस्था में V का मान ज़्यादा होता है क्योंकि आर्थिक गतिविधियाँ ज़्यादा होती है। और निम्न आय स्तर के देशों में V का मान कम होता है। लोगों की नकदी रखने की या तरलता पसंदगी की इच्छा। लोग जब किन्हीं कारणों से अपने पास ज़्यादा नकदी रखना पसंद करते हैं तो V का मान कम हो जाता है, क्योंकि वो पैसा फालतू पड़ा रहता है और आर्थिक सौदों को संपन्न नहीं करता है। अ, तो कम तरलता पसंदगी होने पर V का मान ज़्यादा होता है। बैंकिंग सुविधाएँ, कुशल बैंकिंग प्रणाली से ज़्यादा सौदे संपन्न होते हैं, अतः V का मान ज़्यादा होता है। ब्याज की दर और मुद्रा का चलन वेग, यहाँ 2 प्रभाव हो सकते हैं। कम ब्याज दर पर लोग अपने पास ही नकदी रखना पसंद करें, इससे कम बचत होगी। अ, अपने पास ही नकदी रखना पसंद करें, अ और बैंकों में जो बचत है वो जाएगी नहीं। बैंकिंग कम होने के कारण सौदों की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ ट्रांज़ैक्शंस अ, वो कम हो जाएँगे, रिड्यूस होंगे। दूसरा असर ये होता है कि कम ब्याज दर पर निवेश ज़्यादा होगा, और निवेश ज़्यादा होगा तो आर्थिक गतिविधियाँ ज़्यादा होगी और V का वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगा। मुद्रा की मात्रा अर्थव्यवस्था में कम होने पर V का मान ज़्यादा होता है, और मुद्रा की मात्रा यदि कम है तो V का मान ज़्यादा होगा। अब ये हम देखना चाहते हैं इसमें कि मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन का प्रभाव। क्यूटीएम समीकरण एमवी बराबर पीटी है, एमवी इक्वल टू पीटी है, या M1 प्लस 7 मुद्राओं को शामिल करने पर एमवी प्लस M1 V1 इक्वल टू पीटी में V व V1 तथा T स्थिर है। यदि हम इसको देखें तो लगभग वैसे ही रिजल्ट प्राप्त होंगे कि एमवी में V कांस्टेंट है, यहाँ पर T कांस्टेंट है, पूर्ण रोजगार का स्तर। तो M सक्रिय चर है और P निष्क्रिय चर है। M और V में प्रत्यक्ष और अनुपातिक संबंध यहाँ पर स्पष्ट रूप से निकलता है। तो ये यहाँ पर एक संबंध है। अब ये देखें कि ये मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन करने पर कीमत स्तर में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या है? क्या वो ऐसा मानते हैं कि उसी समय जिस समय मुद्रा की पूर्ति करते हैं उसी समय सारी गतिविधियां स्टैटिक मॉडल में होकर के और कीमतें बढ़ जाती है? यदि मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में बढ़ती है, नए सोने की खान मिलने से या अन्य कारणों से, जैसा कि सरकार अपना व्यय बढ़ा देती है, तो पूर्ण रोजगार के दिए हुए स्तर पर सामान्य कीमत स्तर बढ़ जाएगा। कीमतें बढ़ने से अतिरिक्त सौदों में ज़्यादा मुद्रा लगेगी। यानी सौदे पहले जितने ही हैं, मुद्रा ज़्यादा है, तो ज़्यादा मुद्रा वस्तुएँ कम है, उसका पीछा कर रही है। तो फलतः अंततः कीमतों का बढ़ना पहले कीमतें बढ़ेगी और अंततः कीमतें बढ़ना रुक जाएगा, क्योंकि साम्य माँग बराबर पूर्ति हो जाएगी। कीमतों में वृद्धि के प्रत्यक्ष व अनुपात में ये स्थिति आकर के अंततः रुक जाती है। तो इस प्रकार से ये अ, मुद्रा प्रमाण सिद्धांत है, जिसके इस पक्ष का हमने अध्ययन किया।
अ, यदि हम मुद्रा प्रमाण सिद्धांत का आगे देखें तो जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि मुद्रा प्रमाण सिद्धांत का हमने अध्ययन कर लिया और ये पाया कि मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध है, यानी जैसे जैसे जब जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि की जाती है उत्पादन स्तर वैसा का वैसा ही रहता है, तो कीमतें उसी अनुपात में बढ़ती है जिस अनुपात में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि की गई है, या कीमतें उसी अनुपात में घटेगी जिस अनुपात में मुद्रा की पूर्ति में कमी की गई है। अब इस समीकरण जो बहुत सरल है, इसको समझने के लिए इसकी मान्यताएं क्या क्या है फिशर के समीकरण में, इसको एक बार हम सरसरी दृष्टि से देखना चाहते हैं। देखिए क्यूटीएम का समर्थन तो हुम, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो आदि ने किया था, परंतु क्यूटीएम का विशेष संबंध फिशर से ही है। फिशर की जो मान्यताएं हैं वो हम यहाँ पर देखना चाहते हैं। फिशर के अनुसार जहां कहीं भी सामान्य कीमत स्तर पी में व्यापक परिवर्तन हुए हैं, मुद्रा की मात्रा एम का इसमें सक्रिय योगदान रहा है, जबकि समीकरण में पी पूर्णतया निष्क्रिय चर है। तो यहाँ पर मान्यताएं क्या क्या है देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि एम यानी मुद्रा की पूर्ति और साख मुद्रा M1 साख मुद्रा M और M1 के बीच में कांस्टेंट रिलेशन है। जैसे मुद्रा 200 है, मुद्रा की मात्रा 200 है अर्थव्यवस्था में, तो M1 250 है। तो ये स्थिर संबंध 4:5 का हमेशा दीर्घकाल में बना रहेगा, यानी इनके बीच में एक कांस्टेंट रिलेशन है। दूसरा देखें, चलन वेग V और V1 दोनों जनसाधारण के खर्च करने या सौदों को संपन्न करने की आदत का प्रतीक है। दोनों स्थिर है तथा V व V1 में भी कांस्टेंट रिलेशन है। जैसे हम ये कहें कि V का वैल्यू 1 है तो V1 का वैल्यू 1.25 है, तो हमेशा 1 प्रोपोर्शनेट 1.25 ये अनुपात हमेशा बना रहेगा। यहाँ एक तीसरी जो महत्वपूर्ण मान्यता है कि टी पूर्ण रोजगार स्तर पर स्थिर मैक्सिमम कांस्टेंट लेवल पर है। तो यहाँ पे ये ऐसा क्यों कहा गया है? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की अवस्था हमेशा पाई जाती है। अल्पकालीन अवस्था हो सकती है कि कभी कुछ बेरोजगारी हो जाए, तो दीर्घकाल में पूर्ण रोजगार की अवस्था स्थापित हो जाती है। इसमें माना गया है कि मजदूरी और कीमती स्तर पूर्णतया लोचदार है, इसके कारण पूर्ण रोजगार की अवस्था को माना गया। यहाँ पे ये भी बात महत्वपूर्ण है कि संसाधनों का पूर्ण कुशलतम उपयोग हो रहा है। जब संसाधनों का पूर्ण कुशलतम उपयोग हो रहा है तो उत्पादन की मात्रा को बढ़ाया नहीं जा सकता, तो उत्पादन की मात्रा नहीं बढ़ाई जा सकती, तो टी पूर्ण रोजगार स्तर के उत्पादन स्तर या सौदों की मात्रा को व्यक्त करता है। तो चूंकि पूर्ण रोजगार की अवस्था अर्थव्यवस्था में स्वीकार की गई है, अतः टी भी कांस्टेंट है पूर्ण रोजगार स्तर पर। यहाँ पे अगली एक बहुत महत्वपूर्ण मान्यता है, मुद्रा केवल विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है, मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करती है। ऐसा लोग अपने पास फालतू मुद्रा का संचय नहीं करते हैं, क्योंकि इनका ये मानना है कि मुद्रा अपने आप में कोई महत्व, मुद्रा का अपने आप में कोई महत्व नहीं है, ये अनुपयोगी है, बैरन है, नॉन प्रोडक्टिव है। फिशर का मानना है कि मुद्रा उत्पादन व रोजगार पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, मुद्रा अपने आप में अनुपयोगी है। मुद्रा विनिमय और ये अगली मान्यता है कि मुद्रा विनिमय प्रणाली है, यानी मुद्रा विनिमय प्रणाली को यहाँ पर स्वीकार किया गया, वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं है। वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं? वस्तु से वस्तु के विनिमय को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। और जब वस्तु से वस्तु के विनिमय के बीच में मुद्रा आ जाए, दोनों के लेखे की इकाई के रूप में मुद्रा आ जाए, सौदों को संपन्न करने के लिए मुद्रा माध्यम के रूप में काम करे, तो फिर मुद्रा विनिमय प्रणाली कहलाता है। इन मान्यताओं के आधार पर फिशर ने मुद्रा प्रमाण सिद्धांत में ये निष्कर्ष निकाला था कि मुद्रा के परिमाण क्वांटिटी एम में परिवर्तन होने पर सामान्य कीमत स्तर पी में भी प्रत्यक्ष और अनुपातिक परिवर्तन होता है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि मुद्रा प्रमाण सिद्धांत की प्रमुख आलोचनाएं क्या है।
फिशर के समीकरण की ज्यादातर आलोचना है उस समीकरण की मान्यताओं को लेकर के की गई है। तो जो उपयुक्त मान्यता है वहीं पे कहीं न कहीं कोई इस समीकरण की आलोचनाओं का प्रमुख आधार है। हम उसको समस्या पर देखेंगे, लेकिन पहले ये देखें एक तो इसकी मान्यताएं तो अपनी जगह है, लेकिन उन मान्यताओं के रहते हुए भी ये समीकरण मूल्यों में चक्रीय परिवर्तन, अल्पकालीन परिवर्तनों की व्याख्या नहीं करता था, अर्थात ये दीर्घकालीन सिद्धांत है। अल्पकाल में तो ये बेरोजगारी और अति कम बेरोजगारी की अवस्था को स्वीकार किया गया। किस आलोचना करते हैं कि ये दीर्घकालीन विश्लेषण और दीर्घकाल में तो हम सब मर जाएंगे, हमें तो अल्पकालीन समस्या का समाधान करना है। तो उसने बड़ा व्यंग्यात्मक रूप से कहा है कि फिशर का समीकरण दीर्घकालीन सिद्धांत है और दीर्घकाल में तो हम सब मर जाएंगे, तो हमें अल्पकालीन इसका विश्लेषण करना है। तो केन्स का विश्लेषण बहुत अल्पकालीन घटनाओं का विश्लेषण करता है, इसलिए ये आलोचना उनकी की जाती है। दूसरी इसकी आलोचना है कि मंदी के दौरान मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने पर मूल्यों में कमी हो सकती है, जबकि मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने पर मूल्य में वृद्धि होनी चाहिए थी क्यूटीएम के हिसाब से तो। लेकिन मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने पर भी मूल्य में कमी हो सकती है यदि चलन वेग, चूंकि हम मुद्रा की कुल पूर्ति एमवी है, अब मान लीजिए एमवी में एम तो बढ़ रहा है, लेकिन वी की वैल्यू एम की तुलना में कम हो गई है, तो कुल मुद्रा पूर्ति घट जाएगी। तो इसलिए ये हो सकता है। और मंदी में ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि मंदी में सौदे ही संपन्न नहीं होते हैं, इसलिए वी का वैल्यू कम हो जाता है। इस प्रकार एम के स्थिर रहने पर पी में वृद्धि हो सकती है। मुद्रा की कुल पूर्ति स्थिर है, पी में वृद्धि हो सकती है यदि वी की वैल्यू बढ़ जाए। तो वी को ये कांस्टेंट मान करके विश्लेषण को बहुत सीमित कर रहे हैं। वी कांस्टेंट हर स्थिति में नहीं रहता है, परिस्थितियां बदलने के साथ वी का वैल्यू भी बदलता है। वी किन तत्वों से प्रभावित होता है, ये पूर्व के भाग में हमने डिस्कस किया है। एम व M1 तथा वी व V1 तथा एम और वी में कांस्टेंट रिलेशन की बात इस ट्यूटियम में की गई है, लेकिन एम और M1 में कांस्टेंट रिलेशन नहीं है, कोई ऐसा अनुभवजन्य प्रमाण हमें नहीं मिला है। वी और V1 में यानी शाख मुद्रा और मुद्रा का चलन वेग, मतलब मुद्रा का चलन वेग और शाख मुद्रा के चलन वेग में भी कांस्टेंट रिलेशन नहीं है, और एम और वी में भी कांस्टेंट रिलेशन नहीं है। तो ये मान्यता सही नहीं है, ये अनुभवजन्य प्रमाणों से कहीं इसकी पुष्टि नहीं होती है। पूर्ण रोजगार की मान्यता सही नहीं है। केन्स ने कहा है कि पूर्ण रोजगार की अवस्था आने तक अल्प रोजगार की अवस्था में एम और पी में प्रत्यक्ष और अनुपातिक संबंध नहीं होता है। यदि पूर्ण रोजगार से पूर्व स्तर पर साम्य है तो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करने पर कुल उत्पादन और रोजगार पर प्रभाव होता है। अतः मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन करने पर कीमत में प्रत्यक्ष और अनुपातिक संबंध नहीं रह पाता है। मुद्रा को केवल विनिमय का माध्यम ही स्वीकार किया गया, जबकि सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की पूर्णता अवहेलना की गई है। मूल्य के संचय का महत्व भी नगण्य क्यूटीएम फिशर की क्यूटीएम में स्वीकार किया गया है। फिशर का सिद्धांत ब्याज दर की भूमिका पर विचार नहीं करता है, यानी फिशर इग्नोर्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये सिद्धांत ये स्पष्ट नहीं करता है कि मुद्रा की पूर्ति किस प्रकार मूल्यों को प्रभावित करती है। ये केवल ये कहता है कि मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन किया और कीमत स्तर में अंततः परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन परिवर्तन होता कैसे है, इस प्रक्रिया का विश्लेषण यहाँ पे नहीं है। यानी पाथ ऑफ चेंज की चर्चा इस सिद्धांत पे नहीं की गई है। ये एक प्रकार से स्टैटिक मॉडल है। ये सिद्धांत एम में परिवर्तनों का तो प्रभाव पी पर विश्लेषण करता है, लेकिन पी में होने वाले परिवर्तनों का एम पर विश्लेषण नहीं करता, लेकिन वास्तव में पी का प्रभाव भी मुद्रा की कुल पूर्ति पर पड़ता है। कीमतों में वृद्धि पर एकाधिकार की दशाओं, लागत में वृद्धि के नियम और अन्य कारणों का भी प्रभाव पड़ता है। क्यूटीएम में इन बातों पर चर्चा नहीं की, इनको कांस्टेंट मान लिया और एक अधिकार को स्वीकार ही नहीं करते, वो पूर्ण रोजगार की अवस्था को स्वीकार करते हैं। मुद्रा प्रमाण सिद्धांत पर अनेक विसंगतियां हैं, जैसे एम का संबंध पॉइंट ऑफ टाइम से है। एम एक समय बिंदु पर कुल मुद्रा पूर्ति को व्यक्त करती है, ये स्टॉक है, जबकि वी पीरियड ऑफ टाइम, एक वर्ष के दौरान कितने हाथों से मुद्रा की एक इकाई गुजरती है, तो ये पीरियड ऑफ टाइम का विश्लेषण करता है। यानी एम वी जिसे मुद्रा की कुल पूर्ति कह रहे हैं, उसमें एक वेरिएबल कांस्टेंट है और दूसरा फ्लो है।
तो कांस्टेंट और फ्लो को मल्टीप्लाई किया गया, तो वस्तुतः ये तर्कतः सही नहीं है। ये सिद्धांत मुद्रा के मूल्य निर्धारण सिद्धांत को सामान्य मूल्य सिद्धांत से अलग करके व्याख्या करता है, लेकिन वास्तव में ऐसा सही नहीं है। आगे जाकर के होता है कि मुद्रा का मूल्य निर्धारण और सामान्य मूल्य सिद्धांत का एक सा विश्लेषण किया जा सकता है, होता है। मुद्रा की मात्रा में नियंत्रण से ही मूल्य स्थिरता लाना संभव नहीं है, क्योंकि मूल्य मौद्रिक और अमौद्रिक दोनों कारणों से प्रभावित होता है। यहाँ पर क्यूटीएम का एक संदेश रहता है कि यदि कीमती स्तर को कांस्टेंट रखना चाहते हो, मूल्य स्थिरता रखना चाहते हो, तो मुद्रा की पूर्ति पर कंट्रोल कीजिए। ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का सजेशन पॉलिसी के लिए था। लेकिन केवल मात्र मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन से ही मूल्य स्थिरता नहीं होती है, बल्कि अन्य कई अमौद्रिक और मौद्रिक कारण होते हैं जिससे मुद्रा की पूर्ति प्रभावित होती है। तो ये बहुत आंशिक विश्लेषण कर रहा है। एक देश में वस्तुओं के मूल्य पर किसी अन्य देशों या देशों में प्रचलित मूल्यों का प्रभाव भी पड़ता है, अर्थात खुली अर्थव्यवस्था मॉडल में यह सिद्धांत कम प्रभावशाली हो जाता है। और आज क्योंकि ये वास्तविकता है कि अर्थव्यवस्थाएं अर्थव्यवस्थाओं में खुलापन है और वो प्रभावित होते हैं। जिससे हम बात करें कि भारत की जीडीपी का करीब 40% हिस्सा अब विदेश से प्रभावित होता है। फिशर का समीकरण तो एक स्वयं सिद्ध कथन है, आलोचक ये कहते हैं मुद्रा की पूर्ति इक्वल टू मुद्रा की मांग वो है। ये एक तत्समक एक आइडेंटिटी है। जैसे हम ये कहें कि 5+5 इक्वल टू 6+4, तो ये तो समीकरण की परिभाषा के रूप में ही सिद्ध है। तो बाईं पक्ष 10 है, दाईं पक्ष 10 है। तो या यूं कह दे कि त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, तो भाई त्रिभुज है तो उसके 3 कोण ही होंगे। तो ये सिद्धांत बिल्कुल वैसे ही है कि एक स्वयं सिद्ध समीकरण है। ये सिद्धांत पूर्ति पक्ष पर बहुत ज्यादा जोर देता है, मांग पक्ष की अवहेलना करता है, क्योंकि पी में टी को कांस्टेंट रख लिया, पी को निष्क्रिय वेरिएबल मान लिया, तो इसको और टी को कांस्टेंट रखा है, इसका मतलब इस पर चर्चा नहीं की गई है। जबकि जो मांग पक्ष है, इसमें मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन करने पर, कमी वृद्धि करने पर बहुत ज्यादा जोर दे रहा है। तो ये मांग पक्ष पर जोर नहीं देता, केवल पूर्ति पक्ष पर जोर देता है। मतलब फिशर के समीकरण की प्रमुख आलोचना उसकी मान्यताओं को लेकर के है। इसकी मान्यताओं के अंतर्गत रहने पर यह सिद्धांत मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर पी की दीर्घकालीन संबंध की व्याख्या करता है। आज भी इस परंपरागत सिद्धांत की मैथी उपयोगिता है। तो ये एक आज का वीडियो था। अगले वीडियो में हम दूसरा दृष्टिकोण कैश बैलेंस अप्रोच क्यूटीएम की लेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार, शुभ रात्रि।